सीएमए प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं लेके आई हूँ आपके लिए सीएमए फाउंडेशन का जो अभी रिसेंट आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है उसका पेपर 4 जो कि इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है उसके सजेस्टेड आंसर। इससे पहले हमारा जो अकाउंट्स और लॉ का पेपर हुआ था उसके सजेस्टेड आंसर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल जो कि सीएमए अक्षय सेन सर के नाम से उस पर अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के जस्ट बाद एक मैथ का सोल्यूशन भी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो इंटर का बैच स्टार्ट हो रहा है वो 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप जल्दी से जल्दी उसके लिए एनरोल करवा सकते हैं। इसी के साथ देखिए हमारा इंस्टीट्यूट ज्ञान सागर क्लासेस आपको फाउंडेशन से लेकर प्लेसमेंट तक की पूरी प्रिपरेशन करवाता है। इंडिया में जो हाईएस्ट पैकेजेस लगते हैं वो भी हमारे इंस्टीट्यूट से ही लगते हैं। हाईएस्ट रैंक और हाईएस्ट प्लेसमेंट देख सकते हैं आप। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है ज्ञान सागर क्लासेस के नाम से। जो आइए हम डिस्कस करते हैं अपना पेपर। देखिए इकोनॉमिक्स का पेपर आपका बहुत ही इजी आया था जितना मैंने बच्चों से फीडबैक लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं तभी हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। इकोनॉमिक्स का फादर का मतलब है किसने सबसे पहले एक सिस्टमेटिक बुक लिखी थी, तो वो कौन थे, एडम स्मिथ, जिनकी बुक कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशन। तो 51 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स मीन्स आर, मीन्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, किसी भी कंट्री के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लिमिटेड। वांट्स और डिजायर होती है अनलिमिटेड और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लिमिटेड। तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी। अ पीस ऑफ वुड बिकम टेबल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। दैट मीन्स कोई एक चीज जो पहले यूज करने लायक नहीं थी, आपने उसके अंदर यूटिलिटी को ऐड करके उसको यूज करने लायक बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्म यूटिलिटी। तो पहले पीस ऑफ वुड जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे थे, हमने जैसे इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या हो गई हमारी फॉर्म यूटिलिटी। तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 54 occurs when the price that consumer pay for a product or service is less than the price they are willing to pay। तो क्या पूछा गया है, प्राइस जो कंज्यूमर पे करना चाहता है वो कम है, कितनी, जो उससे जो वो विलिंगनेस शो करता है। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, कंज्यूमर सरप्लस के अंदर। व्हेन विलिंग प्राइस इज मोर देन द एक्चुअल प्राइस पेड। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सी एस इज इक्वल्स टू वॉट कंज्यूमर विलिंग टू पे, विलिंग टू पे माइनस वॉट एक्चुअल पेड। तो जब भी कंज्यूमर अपनी विलिंगनेस तो ज्यादा शो करता है बट एक्चुअल में कंपेरेटिवली उसकी एक्चुअल प्राइस कम होती है, तो जो बीच का बेनिफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। तो 54 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 55 देखिए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरली ट्रेस्ड इन द एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है इकोनॉमी का जहां पे जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो आपको पता है कौन सा सेक्टर है वो, एग्रीकल्चर सेक्टर। जहां पर जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा लोग इंगेज है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो 55 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 56 देखिए, इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो सेकंड कौन सा होता है इंपॉर्टेंट, लैंड। फर्स्ट पूछा जाता तो आंसर क्या होता है, लैंड, लेकिन हमसे सेकंड पूछा गया तो सेकंड होता है लेबर। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी द कॉस्ट ऑफ चॉइस इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। तो ये वर्ड आते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन की जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आंसर क्या होगा 57 का ए। 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन द मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा फैक्टर मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट को इंपैक्ट नहीं करता है। तो हमने बुक में कौन कौन से पढ़े थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी करता है, बिकॉज जितनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी सप्लाई उतनी कम होगी। सी भी हम पढ़ते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये तो कौन बताता है, लो ऑफ सप्लाई बताता है। लो ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। तो सी भी इसका करेक्ट आंसर। सी भी ऐसा फैक्टर है जो मार्केट सप्लाई को इंपैक्ट करता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट भी इंपैक्ट करता है, बिकॉज अगर किसी भी सप्लायर के पास 2 ऑप्शन होते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जनरली वो उसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है जिसकी प्राइस क्या होती है, हाई होती है। तो ए भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, कौन सा नहीं होता है, नंबर ऑफ बायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दैट मीन्स 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नंबर ऑफ बायर्स।
विच ऑफ दीज विल हैव हाईली इन इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई पूछा गया है, ठीक है। इन हाईली इन इलास्टिक किसकी होती है, पेरिशेबल गुड्स की, बिकॉज सप्लायर के पास ऑप्शन नहीं होता। अगर फ्यूचर उसे पता लग जाए कि फ्यूचर में उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तब भी उस गुड्स को स्टोर करके नहीं रख सकता। दैट मीन्स वो सप्लाई क्या होती है, इन इलास्टिक। जितना मेरे पास स्टॉक है मुझे उसको आज ही मार्केट में सेल करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पेरिशेबल गुड्स। इन द शॉर्ट टर्म प्राइस इज गवर्न बाय, देखिए आपके मॉड्यूल में जो एमसीक्यू दे रखा था वहां पे लॉन्ग रन गिवन था, तो लॉन्ग रन में किससे होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। एग्जाम में क्या पूछा गया है, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में किससे होती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो शॉर्ट रन का आंसर क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। दैट मीन 60 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 61, एंड इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विद अ सिंगल सेलर, सिंगल सेलर आते हैं आपको क्या आंसर पता लग जाएगा, आंसर मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर सिर्फ सिंगल सेलर होता है, तो 61 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करती है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करने की दो कंडीशन होती है, एम आई इक्वल टू एम सी, एम सी कर्व मस्ट कट एम आर कर्व फ्रॉम दी बिलो। तो दो कंडीशन होती है जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होता है, तो 62 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। द इक्विलिब्रियम ऑफ फंड कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म को हम किसमें डिवाइड कर सकते हैं, दो कंडीशन के अंडर डिवाइड कर सकते हैं, वही वाली दो कंडीशन, एम आई इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कर्व मस्ट कट एम आर कर्व फ्रॉम दी बिलो। तो 63 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 64, इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इज द प्राइस मेकर, कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस मेकर कौन होता है, पूरी इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, क्योंकि फर्म के पास तो प्राइस डिसाइड करने की पावर ही नहीं होती। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन पे प्राइस डिसाइड होती है, और इसमें पूरी इंडस्ट्री को इंक्लूड किया जाता है। तो 64 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। स्कीमिंग प्राइजेस इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दैट सेट्स न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग, देखिए स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है जब भी कोई एक सप्लायर, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर इनिशियली जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखता है, हाई रखने के बाद जब मार्केट में एंटर होना स्टार्ट होता है उसके बाद अपनी प्राइस को धीरे धीरे लो करता है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग में आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, 65 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 66, competition is a type of market structure where many firms are present, many firms are present in the industry and they produce similar but differential product। अगर मेनी फर्म होती और सिमिलर प्रोडक्ट होते तो उसको क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, मेनी फर्म बट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, तो ये कौन सा मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो 66 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। इन 1926, अब देखिए हमारे मॉड्यूल में नहीं था ये क्वेश्चन, आप पूरा मॉड्यूल पढ़ लोगे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। In 1926 concluded that to fully understand microeconomics it is necessary to leave aside perfect competition and move towards the opposite direction। तो ये थ्योरी किसने दी थी, पियरो सराफा ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 67 का आंसर इज ऑप्शन ए। 68, occurs when a leading firm in a given industry is able to exert enough market influence in the said industry that it can effectively determine the price of goods or service for the entire market। तो इसमें क्या पूछा गया, इंडस्ट्री के अंदर एक फर्म इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो जो प्राइस डिसाइड करती है बाकी की फर्म फॉलो करके उसी की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। तो कौन सी, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइसिंग लीडरशिप, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री को फिर डोमिनेट करती है। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 69 is a form of oligopoly where only two companies dominate the market, सिर्फ दो ही कंपनी होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्यूपोली। ओलिगोपोली मार्केट का एक पार्ट होता है, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं और ड्यूपोली में कितने होते हैं, दो होते हैं। तो टू की बात हो रही थी तो 69 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। 70, द स्टेट दैट बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, किसने दिया था, ग्रेशम्स ने दिया था। ग्रेशम ने क्या बोला था, बैड मनी गुड मनी को मार्केट से बाहर कर देती है। 70 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ये सारे हम जो टेस्ट सीरीज में किए थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वहां से आपके एग्जाम में आए। मनी मार्केट डील्स विद क्रेडिट, मनी मार्केट किसके साथ डील करता है, इसका आंसर क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन। दो टाइप के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अगर किसी भी पर्सन को, इंस्टीट्यूशन को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो कहां से लेगा, कैपिटल मार्केट से, और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो मनी मार्केट से। तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, देखिए क्वांटिटेटिव पूछा गया है, दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव
एंड क्वांटिटेटिव। ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन सा होता है आपका? क्वांटिटेटिव होता है। क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन और लाइसेंसिंग क्या होते हैं? तीनों क्वालिटेटिव होते हैं। ठीक है, इस 72 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मनी? तो ओल्डेस्ट सिस्टम में तो मनी होती नहीं थी, क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। 73 का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज बार्टर सिस्टम। 74, अगेन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में पूछा गया। इज अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द सेंट्रल बैंक। ऊपर क्या आया था? क्वांटिटेटिव, तो वहां पे हमने किसको आंसर किया था? OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे क्वालिटेटिव पूछा गया है, बैंक रेट पॉलिसी क्वांटिटेटिव होता है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी क्वांटिटेटिव होता है, CRR भी क्वांटिटेटिव होता है। A, C, D तीनों किसके आंसर है? क्वांटिटेटिव के। हमसे पूछा क्या गया? क्वालिटेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैनुपुलेशन इन CRR इनेबल्स द RBI टू, ये आपका बिल्कुल मॉड्यूल का ही MCQ है जो डायरेक्ट यहाँ पर एग्जाम में आ चुका है। CRR को इनेबल करने का RBI का पर्पस क्या होता है? बिकॉज RBI वांट्स टू इन्फ्लुएंस द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। बिकॉज जैसे ही CRR ज्यादा होगी, कमर्शियल बैंक की लैंडिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही CRR कम होगी, कमर्शियल बैंक की लैंडिंग एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो मार्केट में इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करता है? CRR में चेंज करता है। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 76, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय द। दो टाइप की पॉलिसी होती है देखिए इंडिया में, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट वाला आंसर यहाँ पे कौन सा बनेगा? फिनेंस मिनिस्ट्री। RBI तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, सेबी हमारा गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, नाबार्ड एक बैंक है। तो फिनेंस मिनिस्ट्री किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का। और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है? गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सिम बैंक इज ऑथराइज टू रेज लोन फ्रॉम, ये हमारा बुक का ही मॉड्यूल है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सिम बैंक किससे लोन ले सकता है। तो मॉड्यूल में इसका आंसर दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको भी इसका आंसर क्या करना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 is the mechanism for flow of funds from the surplus to the deficit unit in the economy। इसमें से कौन सा मार्केट का काम ये है कि वो जहां पर सरप्लस होता है वहां से तो फंड को अट्रैक्ट करता है, और जहां पे डेफिसिट होता है वहां पे फंड को अलोकेट करता है। तो ये किसका काम होता है? मनी मार्केट का। इसका आंसर होगा 78 का ऑप्शन ए। फिनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप होते हैं, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाता है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। एनवायरमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के दो पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जिसको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। सिलेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट विच इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। इसमें पूछा गया है बिजनेस के कौन कौन से इंटरनल कंपोनेंट है जो उसके बिजनेस डिसीजन को इम्पेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस का खुद का कल्चर होगा, वो भी बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, उसके मिशन भी करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन डी। पेस्टल, ये बुक का क्वेश्चन है बिल्कुल। पेस्टल में पी का मतलब पूछा गया है। पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, ई का मतलब होता है इकोनॉमिकल, एस का मतलब सोशल, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल, ई मतलब एनवायरमेंटल और एल मतलब लीगल। तो आपसे पी का मतलब पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पॉलिटिकल। टर्म डब्ल्यू इन स्वोट एनालिसिस स्टैंड फॉर। स्वोट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो आपसे पूछा किसका गया है? डब्ल्यू का। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वीकनेस। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर रिलेटेड टू। देखिए टर्म जो होती है स्वोट, ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तो होते हैं हमारे एक्सटर्नल, और स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है? इंटरनल। तो हमसे पूछा क्या गया था? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 84 का आंसर ऑप्शन ए। टास्क एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज एनवायरनमेंट। टास्क एनवायरनमेंट एक हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसमें से कहाँ पे मैच होगा? इंटरनल भी नहीं होता, लॉन्ग टर्म भी नहीं होता, शॉर्ट टर्म भी नहीं होता। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो टास्क किसका होता है? हमारा एक्सटर्नल का। इसका आंसर क्या होगा? 85 का ऑप्शन बी, दैट मीन मैक्रो एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक्स के हमारे सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके। इस पेपर में 35 आते हैं हमारे इको के क्वेश्चन, और 15 आते हैं मैनेजमेंट के क्वेश्चन। तो हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट का पेपर।
क्वेश्चन नंबर 86, दे आर मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हाउ मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 86 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट मीन 4। द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज फोकस्ड मेनली ऑन द फंक्शन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसमें होगा? प्रोडक्शन के अंदर। तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 88, द नॉन प्रोग्राम डिसीजन आर मेनली टेकन बाय द। तो नॉन प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? कुछ डिसीजन पहले से प्रोग्राम होते हैं, वो तो सभी लेवल पे फॉलो किए जाते हैं, लेकिन अचानक कोई डिसीजन लेना होता है जो कि नॉन प्रोग्राम है, तो इसकी पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। तो 88 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 89, इन्वॉल्व्स involves a system within an organization in which the top, middle and lower level of management participate in decision making। जहां पर इन इंडस्ट्री में या मैनेजमेंट लेवल पे जो भी पर्सन होते हैं सभी को इन्वॉल्व किया जाता है, सारे लेवल को इन्वॉल्व किया जाता है, वो टॉप हो गया, मिडिल हो गया या बॉटम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। 89 का आंसर होगा ऑप्शन सी। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ द पर्सोनल। 90 का आंसर होगा ऑप्शन ए। वन हु रिसीव इंफॉर्मेशन इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉन एज। जो कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन देता है उसको तो क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटर। इसमें क्या पूछा गया है? रिसीव कौन करता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेटी। तो 91 का आंसर होगा कम्युनिकेटी। इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज इन विच द मैसेज इज टू बी गिवन। तो इसमें से पूछा गया है इसमें से किसमें सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज में अगर मैं किसी पर्सन को कम्युनिकेट करूंगी और उसको कम्युनिकेट करने के बाद अगर कोई पर्सन उसको एनालिसिस करता है तो उसको क्या उसको तो बोलते हैं हम डिकोडिंग, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इन विच द मैसेज इज टू बी गिवन, उसको बोलते हैं हम एनकोडिंग। 92 का आंसर क्या होगा? एनकोडिंग। स्टूअर्डशिप थ्योरी स्टेट दैट स्टूअर्ड प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज द स्टूअर्डशिप थ्योरी स्टेट दैट स्टूअर्ड प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू द फर्म्स। इसका आंसर होगा परफॉर्मेंस। ठीक है, 93 का आंसर ऑप्शन ए। पोस्ट कंट्रोल इज ऑल्सो नॉन एज ए। पोस्ट कंट्रोल मतलब जब सारा काम हो गया उसके बाद आपको कंट्रोल चेक करना, उसको क्या बोलते हैं हम? फीडबैक कंट्रोल। 94 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इफेक्टिव इंक्रीज द इंटरेक्शन अमंग द मैनेज एंड द सब ऑर्डिनेट। तो पूछा गया है अगर किस चीज को हम इफेक्टिवली करें तो मैनेजर और सब ऑर्डिनेट के बीच में इंटरेक्शन ठीक से हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 95 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। 96, फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल मैनेजमेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अब इसमें आपको समझना है कि लोअर लेवल से टॉप मैनेजमेंट की तरफ क्या जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी जाती है टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ और रेस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो होता है लोअर लेवल से टॉप लेवल की तरफ। तो इसका 96 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 97, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नोन एज। इसका आंसर होगा 97 का ऑप्शन सी। एनकरेजिंग समवन टू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, किसी को एनकरेज करना उसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। द डिसीजन टू परचेज स्टेशनरी इज अ डिसीजन। अब देखिए ये मॉड्यूल में दे नहीं रखा आपका क्वेश्चन, लेकिन इसको अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे अपना तो इसका आपको आंसर पता लग जाएगा, रूटीन डिसीजन। ठीक है, किसी बिजनेस में स्टेशनरी खरीदनी है तो डे टू डे का काम है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रूटीन डिसीजन। इज एन एक्ट ऑफ चॉइस वेयर एन एग्जीक्यूटिव कम्स टू अ कंक्लूजन अबाउट व्हाट मस्ट नॉट बी डन इन गिवन सिचुएशन। तो इसको क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। जब किसी पर्सन को ये बताया जाता है ये करना होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिसीजन मेकिंग। तो देखिए आपके 100 क्वेश्चन थे, सॉरी 50 क्वेश्चन थे, एक 2 मार्क्स का था, टोटल हो गए 100 मार्क्स का। आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 40% मार्क्स ही लाने, लेकिन आपको ओवरऑल क्वालिफाई करना है तो 50% मार्क्स लाने। तो आपका इकोनॉमिक्स का और मैनेजमेंट का पेपर इतना इजी था कि बच्चों के कम से कम 50 में से आपके मैक्सिमम 45 तो करेक्ट होने ही होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया स्कोर है। अगर दूसरा आपको मैथ और स्टेट का पेपर टफ लगाओ तो वहां पे आपको 40% तो कवर करने ही करने, बाकी आपका यहाँ से कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पेपर डिस्कस कर लिया। इसके जस्ट बाद आपका मैथ का पेपर भी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।